नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही कह सकते हैं मशहूर कहानी है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ज्यादातर लोगों ने इसे स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। एक शरारती बंदर की मजेदार कहानी। तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं, एक समरी है और कुछ विश्लेषण भी हैं। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाने वाले, बल्कि इन स्रोतों के जरिए इसकी तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ये सिर्फ एक बच्चों की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी क्यों है। बिल्कुल सही कहा। पहली नजर में तो ये कहानी टोटो नाम के एक बंदर की शैतानियों का बस एक लेखा जोखा लगती है, लेकिन अगर हम थोड़ा और गौर करें तो ये इंसानी फितरत, जानवरों के स्वभाव और इन दोनों के टकराव की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। और इस कहानी का जो केंद्र है वो टोटो के साथ साथ कथावाचक के दादाजी हैं, जिनका जानवरों को पालने का शौक ही इस पूरे रोमांच की जड़ है। तो चलिए दादाजी से ही शुरू करते हैं। हमारे नोट्स उन्हें एक दयालु, जानवरों से प्यार करने वाले इंसान की तरह दिखाते हैं। पर क्या मामला सिर्फ इतना ही सीधा है? वो एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपए में एक बंदर खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बंदर वहां अजीब सा लग रहा है। क्या ये सच में एक बचाव अभियान था या फिर अपने निजी चिड़ियाघर के लिए एक और कलेक्शन जोड़ने जैसा था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, उस दौर में खासकर कुछ परिवारों में एक निजी चिड़ियाघर रखना वो एक स्टेटस और शौक की बात होती थी। ये एक तरह से प्रकृति पर काबू पाने, उसे इकट्ठा करने की एक मानसिकता को दिखाता है। दादाजी की नीयत बुरी नहीं है, वो वाकई जानवरों की परवाह करते हैं, लेकिन उनमें एक तरह का क्या कहते हैं अहंकार भी है। ये विश्वास कि वो किसी भी जंगली जानवर को पालतू बना सकते हैं, उसे सही जगह दे सकते हैं। वो टोटो को शायद एक जानवर के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहे थे। और इसकी पहली झलक हमें टोटो की पहली शरारत के बाद दादाजी की प्रतिक्रिया में ही मिल जाती है। टोटो को अलमारी में छिपाया जाता है और वो वहां वॉलपेपर फाड़ देता है, खूंटी उखाड़ देता है और बेचारे कथावाचक का स्कूल ब्लेजर फाड़कर उसके छितरे कर देता है। अब कोई भी सामान्य इंसान तो नाराज होगा, लेकिन दादाजी वो तो खुश हो जाते हैं, कहते हैं ये चालाक है। हाँ, और ये प्रतिक्रिया बहुत कुछ कहती है। मतलब दादाजी उस बर्बादी में टोटो की बुद्धिमानी देख रहे हैं। उन्हें इस बात से मजा आ रहा है कि ये बंदर आम नहीं है। वो इसे एक चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक मनोरंजन की तरह देखते हैं। हो सकता है वो टोटो के इस बागीपन में कहीं ना कहीं अपनी खुद की रोमांच पसंद करने वाली आत्मा का अक्स देख रहे थे, पर वो ये समझने में नाकाम रहते हैं कि एक जानवर की चालाकी और इंसानी नियमों के दायरे में रहने में बहुत बड़ा फर्क है। कहानी में टोटो के बारे में जो लिखा है वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसे सुंदर बंदर कहा गया है, लेकिन ये सुंदरता वैसी नहीं है जैसी हम आमतौर पर सोचते हैं। उसकी चमकती शरारती आंखें, मोतियों जैसे दांत जो एंग्लो इंडियन महिलाओं को डरा देते थे, ये खूबसूरती में छिपे खतरे का एक संकेत है ना? बिल्कुल। बॉन्ड हमें शुरू से ही बता रहे हैं कि ये कोई प्यारा सीधा साधा पालतू जानवर नहीं है। ये सिर्फ एक शरारती बंदर नहीं है, ये एक जंगली आत्मा है जिसे गलती से एक घरेलू माहौल में डाल दिया गया है। और उसकी हरकतें भी धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। हाँ, वो अस्तबल में गधे नाना को परेशान करता है, उसके कानों में अपने तेज दांत गड़ा देता है। उनकी कभी दोस्ती नहीं हो पाती। ये साफ दिखाता है कि टोटो किसी भी दूसरे पालतू जानवर के साथ घुलने मिलने के लिए बना ही नहीं है। सहारनपुर वाली घटना तो मेरी पसंदीदा है, लेकिन ये कहानी में एक अहम मोड़ भी है। अब तक टोटो की शरारतें घर की 4 दीवारी तक सीमित थीं, लेकिन ट्रेन यात्रा के साथ दादाजी का ये शौक अब घर के बाहर सार्वजनिक जगह पर मुश्किलें खड़ी कर रहा है। सही पकड़ा। ये अब सिर्फ एक पारिवारिक मजाक नहीं रह गया था। वो कैनवस के बैग में टोटो का उछलना, लोगों का हैरान होना, ये सब सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन टिकट कलेक्टर के साथ जो हुआ वो इस कहानी का एक व्यंग्यात्मक शिखर है। टिकट कलेक्टर टोटो को नियमों की किताब में फिट करने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे कुत्ता घोषित कर देता है, जो अपने आप में बहुत मजेदार हैं। एक बंदर को कुत्ता मानकर किराया वसूलना, ये तो ब्यूरोक्रेटिक एब्सर्डिटी का बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि इंसानी दुनिया के नियम कानून ऐसी जंगली और अप्रत्याशित चीजों के लिए बने ही नहीं हैं। दादाजी बहस करते रह जाते हैं, लेकिन सिस्टम के आगे उनकी एक नहीं चलती और उन्हें 3 रुपए का किराया देना पड़ता है। और शायद ये पहली बार था जब उनके इस शौक की उन्हें सीधी सीधी आर्थिक चोट पहुंची। दादाजी का अपनी जेब से कछुआ निकालकर पूछना कि इसका कितना किराया लगेगा एक मजेदार पलटवार तो है,
लेकिन ये उनकी हताशा को भी दिखाता है। घर लौटने पर टोटो की हरकतें और भी खतरनाक हो जाती हैं। हाँ। केतली वाली घटना के बारे में सोचकर तो आज भी डर लगता है। वो सिर्फ शरारत नहीं थी, वो जानलेवा हो सकती थी। हाँ, यहाँ कहानी का मिजाज बदलता है। अब तक सब कुछ एक मजेदार खेल लग रहा था, लेकिन एक जानवर का लगभग उबल जाना ये खेल नहीं है। टोटो को गर्म पानी से नहाना पसंद था, पर उसे उबलते और नहाने लायक गर्म पानी का फर्क नहीं पता। ये दिखाता है कि उसका दिमाग इंसानों जैसा तर्क नहीं कर सकता। वो अपनी सहज बुद्धि से काम करता है, जो घरेलू माहौल में खतरनाक साबित होती है। अगर दादी जी सही समय पर नहीं आती तो कहानी का अंत बहुत बहुत दुखद होता। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, पुलाव वाली घटना। ये मुझे हमेशा टोटो का आखिरी विद्रोह लगता है। ये सिर्फ भूख मिटाने के लिए खाना नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये एक सोची समझी हरकत थी, एक तरह की घोषणा। पहले तो खाने की मेज पर चढ़कर खाना, फिर दादी के चिल्लाने पर प्लेट फेंकना, चाची पर पानी फेंकना, और फिर पुलाव की डिश लेकर कटहल के पेड़ पर चढ़ जाना। ये सब एक वर्चस्व की लड़ाई थी। और सबसे दिलचस्प हिस्सा तो पेड़ पर होता है। वो चाहता तो सारा पुलाव खाकर डिश वहीं छोड़ देता, लेकिन नहीं, वो धीरे धीरे एक एक चावल का दाना खाता है, मानो परिवार को छिड़ा रहा हो। हाँ बिल्कुल। और जब सब खत्म हो जाता है तो सिर्फ दादी को गुस्सा दिलाने के लिए वो उस डिश को नीचे फेंककर तोड़ देता है। ये साफ तौर पर एक संदेश था, तुम मुझे काबू नहीं कर सकते। ये टोटो की तरफ से एक ऐलाने जंग था। उस एक हरकत से उसने दिखा दिया कि वो इस घर के नियमों, इंसानों की भावनाओं या चीजों की कीमत की कोई परवाह नहीं करता। वो अपनी मर्जी का मालिक है। और यहीं पर परिवार को, खासकर दादाजी को, ये कड़वा सच समझ में आता है कि वो इस लड़ाई में हार चुके हैं। क्योंकि अब बात सिर्फ शरारत की नहीं रह गई थी। नोट्स में साफ लिखा है कि परिवार बहुत अमीर नहीं था, तो बार बार पर्दों, कपड़ों, वॉलपेपर और बर्तनों का नुकसान झेलना उनके लिए मुश्किल था। दादाजी का शौक अब पूरे परिवार पर भारी पड़ रहा था। और तब दादाजी वो फैसला लेते हैं जो उन्हें शायद बहुत पहले ले लेना चाहिए था। वो टोटो को वापस उसी तांगा ड्राइवर को बेच देते हैं। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। हाँ, उन्होंने टोटो को 5 रुपए में खरीदा था, लेकिन सिर्फ 3 रुपए में बेचा। ये 2 रुपए का घाटा सिर्फ पैसों का नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सांकेतिक है। ये उनके अनुभव का, उनके अहंकार का घाटा था। ये इस बात का सबूत था कि उनका ये पूरा एक्सपेरिमेंट, एक जंगली जानवर को पालतू बनाने की उनकी ये कोशिश बुरी तरह फेल हो गई थी। उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं खोए, उन्होंने अपना ये भ्रम भी खो दिया कि वो प्रकृति की हर चीज को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी ये सिर्फ एक बंदर की नहीं है। ये इंसानी इच्छाओं और प्रकृति की हकीकत के बीच की टक्कर की कहानी है। हाँ, ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ प्यार या अच्छी नीयत से किसी जानवर को घर ले आना काफी नहीं है। हमें उनकी प्रकृति का सम्मान करना पड़ता है। दादाजी टोटो को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि टोटो के लिए बेहतर का मतलब एक घर की चारदीवारी नहीं, बल्कि उसकी अपनी आज़ादी थी। ये कहानी बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में एक गहरा सबक देती है कि कुछ चीजें जंगली ही अच्छी लगती हैं, और उन्हें पालतू बनाने की कोशिश करना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उस जानवर के लिए भी अन्याय है। आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। कहानी का अंत टोटो के उसी तांगा ड्राइवर के पास वापस जाने से होता है जहां से उसे बचाया गया था। शायद वो फिर से उसी नान से बांध दिया गया होगा। तो क्या दादाजी के इस साहसिक कार्य ने टोटो की जिंदगी में असल में कोई सकारात्मक बदलाव किया, या फिर उन्होंने सिर्फ एक जंगली आत्मा को कुछ समय के लिए अपनी दुनिया में लाकर उथल पुथल मचाई और फिर उसे वापस उसकी पुरानी, शायद उतनी ही खराब परिस्थिति में धकेल दिया? हमारी अच्छी नीयत वाले दखल का असल अंजाम क्या होता है?